नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है विश्व का एक अद्भुत सम्राट हर्षवर्धन। दुनिया में बहुत से राजा हुए हैं, बहुत से शहंशाह हुए और बहुत से सम्राट हुए, पर हर्षवर्धन उन सभी राजाओं और सम्राटों से श्रेष्ठतम था। तो हर्षवर्धन का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब भाई और बहनों, आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरा लेख विश्व का एक अद्भुत सम्राट हर्षवर्धन। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि प्राचीन और मध्यकाल का सारा इतिहास शोषण का इतिहास था, पर भारत में ऐसा नहीं था। अशोक का शासनकाल बहुत ही श्रेष्ठतम था और अशोक का शासनकाल जन कल्याण से भरा हुआ था। इसी तरह से हर्षवर्धन भी भारत का बहुत ही श्रेष्ठतम शासक था। उसका शासन भी जन कल्याण से भरा हुआ था। जितना दान हर्षवर्धन करता था, उतना दान ना तो भारत के किसी सम्राट ने कभी किया था, ना ही विश्व के किसी भी दूसरे सम्राट ने कभी किया था। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि हर्षवर्धन भारत के महानतम और श्रेष्ठतम शासकों में से एक था। हर्षवर्धन बहुत ही पढ़ा लिखा था, वह स्वयं एक श्रेष्ठतम कवि था। हर्षवर्धन से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई भी शासक भारत में नहीं हुआ था। हर्षवर्धन का जीवन बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम था। इसी तरह से हर्षवर्धन का शासन भी बहुत ही जन कल्याण से भरा हुआ था। मध्यकाल में जब तुर्कों और मुग़लों का शासन भारत में था, तो वह शासन भारतीयों के लिए बहुत ही विनाशकारी था। तुर्क और मुग़ल भारत के लोगों पर भीषण अत्याचार, तुर्कों और मुग़लों ने भारत के लोगों पर भीषण अत्याचार किया था। हर्षवर्धन के काल में भारत का हर दृष्टि से श्रेष्ठतम विकास हो रहा था। उस समय शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही अच्छे अवसर थे। जातिवाद उस समय बिल्कुल भी नहीं था। हर्ष जातिवाद को नहीं मानता था। हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बुद्ध तो जातिवाद को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वैसे वैदिक धर्म भी जातिवाद से मुक्त है और जातिवाद को नहीं मानता है। हर्ष का शासनकाल बहुत ही श्रेष्ठतम था। हर्ष के शासनकाल में दास प्रथा उस मात्रा में शोषणकारी नहीं थी जिस मात्रा में शोषणकारी के रूप में वह अन्य देशों में दास प्रथा प्रचलित थी। भारत में प्राचीन काल में जो दास प्रथा थी वो बहुत ही कम शोषणकारी थी। वैसे दास प्रथा बहुत ही ख़राब चीज़ है, लेकिन उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें दास प्रथा थी। हर्ष के शासनकाल में शिक्षा का बहुत विकास हुआ था। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत प्रोत्साहन दिया। उसने शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही व्यापक बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने बहुत अधिक विकसित किया। अन्य तरह की शिक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने विकसित किया। हर्ष के समय आयुर्वेद की शिक्षा बहुत ही श्रेष्ठतम थी। हर्ष के समय आयुर्वेद की शिक्षा
बहुत ही श्रेष्ठतम रूप में प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह से प्रदान की जाती थी। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति की परम शिखर पर था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय में कई तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में से एक था। हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था उस समय की सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था थी। हर्ष के प्रशासनिक अधिकारी बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से कार्य करते थे। भ्रष्टाचार और अपराध बहुत कम था। कर व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठतम थी और बहुत हद तक शोषण से मुक्त थी। हर्ष के समय उनकी सैन्य व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठतम थी। हर्षवर्धन की कर व्यवस्था बहुत ही सर्वोत्तम थी। उस समय विश्व में जितने भी देश थे उसमें सबसे श्रेष्ठतम कर व्यवस्था हर्षवर्धन की थी और भारतीय शासकों की थी प्राचीन काल में। मध्यकाल में जब तुर्कों और मुगलों का भारत में राज्य था तब भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और कर व्यवस्था बहुत ही विनाशकारी हो गई थी। हर्ष के समय चीन में भी बहुत ज़्यादा कर वसूला जाता था तथा चीन की कर प्रणाली बहुत अधिक शोषणकारी थी। अन्य देशों की कर व्यवस्था बहुत अधिक शोषणकारी थी, पर भारत की कर व्यवस्था बहुत हद तक शोषण से मुक्त थी। हर्ष से पहले जो शासक थे उनकी कर व्यवस्था भी बहुत ही शोषण से मुक्त थी। हर्षवर्धन के समय सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाते थे क्योंकि हर्ष का प्रशासन बहुत हद तक भ्रष्टाचार से मुक्त था। हर्ष स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपने राज्य का दौरा करता था। हर्ष स्वयं अपने राज्य का निरीक्षण करता था। हर्ष स्वयं अपने राज्य की हर तरह की व्यवस्था का निरीक्षण करता था और बहुत अच्छी तरह से करता था। इससे उनके राज्य की कर की व्यवस्था इससे उनके राज्य की हर तरह की व्यवस्था बहुत ही सुचारू हो गई थी। हर्ष ने अपनी प्रजा को हर तरह से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया था। हर्ष ने भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठतम और महानतम बनाने का प्रयास किया था। मुझे व्यक्तिगत रूप से हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य तरह की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती हैं। इस तरह हर्ष का शासन कार्ल मार्क्स के इस विचार को झूठा साबित करता है कि राज्य एक शोषणकारी संस्था है। और प्राचीन काल में और मध्यकाल में सभी देशों में बहुत ही शोषणकारी राजनीतिक व्यवस्थाएं संपूर्ण विश्व में कायम थी। 1917 की क्रांति, रूसी क्रांति के बाद ही विश्व ने शोषण से मुक्त अर्थव्यवस्था को तलाशना शुरू किया था। भारत में जो प्राचीन काल के राजा थे उनकी शासन व्यवस्था बहुत अधिक मात्रा में शोषण से मुक्त थी, जबकि चीन, जापान, यूरोप आदि देशों में जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत अधिक शोषणकारी और विज्ञान विरोधी थी। हर्ष के समय पर यूरोप में अंधकार युग चल रहा था। भारत से जो ज्ञान अरब देशों में गया था वही ज्ञान फिर यूरोप पहुंचा। फिर उसी ज्ञान से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को संपन्न किया। बाद में औद्योगिक क्रांति पूरे यूरोप में फैल गई। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं वर्तमान वैज्ञानिक और औद्योगिक युग के निर्माता कुछ हद तक हर्ष भी थे। अगर हम हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना तुर्कों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से करें तो हम पाते हैं कि तुर्कों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अधिक दोषपूर्ण और शोषणकारी थी। आधुनिक युग में कांग्रेस की शासनकाल में परम भ्रष्टाचार और परम कुशासन व्याप्त था। मोदी जी ने 2014 के बाद प्रशासनिक और अन्य तरह की भ्रष्टाचार को
बहुत हद तक कम कर दिया है, पर भ्रष्टाचार अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इस भ्रष्टाचार और अपराध को समाप्त करने के लिए हमें अपने संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने दोषपूर्ण संविधान को फिर से लिखना होगा। हमारा संविधान बहुत अधिक दोषपूर्ण है। हमारा वर्तमान संविधान राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकता है। आज भी बहुत से राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। मैं हर्षवर्धन का व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा प्रशंसक था। बचपन से ही मैंने हर्षवर्धन के बारे में पहली बार कक्षा 7वीं में पढ़ा था। तभी से मुझे हर्ष का व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगता था। इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। वंदे मातरम।